नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल AK कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके हर दोस्तों के पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुँचता रहे। चलिए, आज का हम टॉपिक लेकर के आए हैं। कक्षा 10 का एक विशेष टॉपिक है गणित का, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और बहुत ही इजी चैप्टर होता है ये। बस केवल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक नियम समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले बेटा चर्चा करेंगे हम चतुर्थांश के बारे में, जिसे निर्देशांक कहा जाता है। आप लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जानते होंगे। कुछ यह बेस पे होता है इसका फिगर। ये है आपका चतुर्थांश, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। ऊपर वाली भुजा को वाई एक्सिस, और ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। हाँ, ध्यान हो, इसमें आपको जो पहला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, और इसको द्वितीय, ये होता है तृतीय, और ये होता है चतुर्थांश। ये बात आपको पता होगी अच्छे तरीके से। ये चतुर्थांश है। सबसे पहले बेटा आप लोग ये जान लीजिए, नहीं तो मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि चतुर्थांश होता क्या चीज है। ठीक है, देखिए, किसी वृत्त के लिए अगर बात की जाए, जैसे वृत्त है, इस वृत्त में अगर 4 खंड डिवाइड किया जाए, ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त है, इस वृत्त में अगर 1 खंड डिवाइड करें तो आधा वृत्त कहलाएगा। यदि इसी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ये वृत्त का चौथा अंश होता है। तो वृत्त के ही चौथे अंश को क्या नाम दिया गया है? चतुर्थांश। वृत्त के चौथे अंश को क्या कहा जाता है? चतुर्थांश कहा जाता है। वहीं से सैंपल देख लीजिएगा, केवल यही वृत्त नहीं बना है, बाकी चारों पॉइंट आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, यही होता है चतुर्थांश। और एक वृत्त में बेटा 4 चतुर्थांश पाए जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हर चतुर्थांश का एक नियम होता है। वो नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले चतुर्थांश में जो भी वैल्यू रखी जाती है वो सब प्लस प्लस में होते हैं, यानी एक्स वाई दोनों वैल्यू क्या होती है? प्लस की होती है। दूसरे वाले में पहली वैल्यू माइनस में होती है और दूसरी वाली प्लस में होती है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों वैल्यू माइनस में होती है, एक्स की और वाई की दोनों। चौथे वाले में क्या होता है? आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस होता है। ये इस चतुर्थांश का नियम होता है। ठीक, जैसे आपसे कहा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, कहा जाए कि यदि निर्देशांक 3, -4 दिया है तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा? ध्यान दीजिएगा, 3, -4 दिया है और पूछ रहा है ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो सिंपल सी बात है, इसके चिन्ह पर हम ध्यान देंगे। आगे वाली संख्या कैसी है? प्लस में है, और पीछे वाली माइनस में। तो आगे वाले पे प्लस और पीछे वाले पे माइनस, कौन सा चतुर्थांश होता है? चौथा। ठीक, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा? चौथे नंबर में आएगा। यदि यहीं पर -2, -3 दे दिया जाए तो दोनों वैल्यू माइनस में आई है, तो दोनों वैल्यू का चिन्ह यहाँ पे बताया गया है। तीसरे वाले चतुर्थांश में दोनों वैल्यू माइनस में होती है, तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा? तीसरे वाले में जाएगा। इसी प्रकार से अगर दोनों वैल्यू प्लस प्लस की आ रही है तो प्रथम में आएगा। अगर -2 और 2 दे दिया जाए, -2 और 2 दे दिया जाए तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो इसको फट से आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूरा चार्ट बना लीजिए। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट कुछ बता रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, इसमें निर्देशांक पूछे जाते हैं। निर्देशांक क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए।
निर्देशांक। निर्देशांक एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एक वैल्यू x अक्ष से ली जाती है और दूसरी वाली y अक्ष से ली जाती है, इसीलिए निर्देशांक में हमेशा x, y के वर्ड डिनोट किए जाते हैं। यानी एक वैल्यू x के लिए होती है और एक y के लिए होती है। और ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को यानी x अक्ष वाली वैल्यू को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। और y अक्ष वाले वैल्यू को कोटि कहा जाता है। ये दो पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए -5, 4 में भुज और कोटि बताइए, -4, 5 में भुज और कोटि बताइए, तो आगे वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है? भुज। और पीछे वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है? कोटि होती है। ये होगा आपका भुज और कोटि। बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है आपका बीच की दूरी ज्ञात करना। दो दिए गए निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी के लिए हम यहां सूत्र बनाते हैं। बीच की दूरी, इसे कैपिटल D से लिखते हैं। D बराबर बेटा बनता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बनता है। और इसी में एक पॉइंट और ध्यान देना, मध्य बिंदु ये ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपका मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप लोग फट से कॉपी में राइट कर लीजिए। इसके बाद है रेखाओं के बीच की दूरी, तो आपको बता दिया गया। अब उन्हीं रेखाओं के लिए प्रश्न समीकरण बनाया गया है। x अक्ष के लिए रेखा का समीकरण, y अक्ष के लिए रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा? वैसे जरूरत बहुत विशेष नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे नियम में अगर आया है तो जानना जरूरी है। मान लीजिए कहीं भविष्य में अगर सामने आया तो आपको याद तो आएगा कि हाँ कहीं पढ़े थे इसे। चलिए देख लीजिए इसे। x अक्ष के रेखा का समीकरण ये होता है y बराबर 0, पहला पॉइंट। और यहां पर y अक्ष के लिए जब देखेंगे, ले रेखा का समीकरण यहां पे आ जाता है x बराबर 0। ये दो पॉइंट एक समझ लीजिए, शॉर्टकट सूत्र है ये, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करो। -3, 2, 4, 5 ये दो बिंदु दिए गए हैं, इन्हीं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी बीच की दूरी के लिए हम फार्मूला बताए थे, d बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बताया गया था ना। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर बेटा जो पहली वैल्यू है x1 बराबर -3, y1 बराबर है 2, और यहां से x2 बराबर मिल रहा है 4 और y2 बराबर मिल रहा है 5। हमारे पास d बीच की दूरी d बराबर सूत्र है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। बेटा बहुत ही आसान ट्रिक से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल ध्यान से क्वेश्चन देखिए, एकदम समझ में आएगा 100%। देखिएगा, √ लगा है तो इसको ऐसे ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा है x2, तो x2 की वैल्यू हम कितना निकाल लिए हैं? 4, वहां पे रख दीजिए। माइनस x1 की वैल्यू है -3, तो ध्यान रहे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे हम 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कह रहा है तो y2 का मान 5 है, माइनस y1 की वैल्यू आई है 2,
और इसका भी होल स्क्वायर लगा दिए, मान रख दिया गया। ठीक, अब आगे देखिए 4 और 3 जोड़ लीजिए 7 होगा, 7 का वर्ग हो गया, प्लस 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, 3 का वर्ग होगा। ठीक, अब इसके बाद 7 का वर्ग यानी 7 गुणे 7, 7 गुना 7 करने पे कितना आता है देख लीजिए भाई, ऐसे ही करना है। वर्ग का मतलब होता है घात 2 लगा है, इसका मतलब होता है 7 गुणे 7, और 7 गुणे 7 करने पे आता है 49, इसको यहां पर नोट कर लीजिए। प्लस 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9 होता है, उसको यहां पर नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है विद्यार्थी? आगे चलिए, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 9 9 18 और 4 1 5 हो गया, 58 आया है अंडर रूट में। ठीक है, यदि संख्या जितनी आ रही है इतना आने के बाद वर्गमूल अगर निकल जाता है तो निकाल दीजिए, अगर नहीं निकलता है तो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, पूरा आपका बीच की दूरी जो भी निकला हुआ है वो 100% सही रहेगा। ठीक है, इसको फट से नोट कर लीजिए आप लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल AK कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से आप लोग हमारी वीडियो को सम्मान दे रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसी प्रकार से यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे तो निश्चित है आप अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा में या किसी कंपटीशन परीक्षा के लिए जो भी तैयारी कराई जा रही है उसमें आप निश्चित % सफल हो जाएंगे। बस केवल सहयोग में रहिए, थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने भाई के लिए, अपने टीचर के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, जिससे आपके ही दोस्तों मित्रों के पास हमारा वीडियो पहुंचे और वो भी इससे अपनी शिक्षा प्राप्त करें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा, इसके पहले आपको निर्देशांक ज्यामिति जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, इसके फर्स्ट पॉइंट चैप्टर में पार्ट 1 में आपको विधिवत नॉलेज दिया गया था, जिसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से संबंधित बहुत विशेष जानकारी दी गई, जिसमें बीच की दूरी निकालने के लिए कुछ सूत्र वगैरह भी बताया गया, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक भी बताया गया। आज उसी से संबंधित निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 लेकर के आए हैं हम, और इस पार्ट 2 में कुछ विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए इसको हल करने के लिए। जैसे उसमें आपने देखा था निर्देशांक दिए होते हैं जिनके बीच की दूरी निकाला जाता है, इसी प्रकार से इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें भी 2 पार्ट आपको दिए जाएंगे, x1 y1 और x2 y2। इस प्रकार से आपको 2 पार्ट दिए जाएंगे। दोनों में आपको अंतःखंड विभाजन निकालना होगा, और साथ में यहाँ पर विभाजन के लिए जो अनुपात दिया होता है m1 अनुपात m2, इसकी भी वैल्यू दी जाती है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम अंतः विभाजन का देख लेते हैं और इसके बाद वाह्यता विभाजन का क्या होता है। तो पहला पॉइंट डाल दीजिए अंतः विभाजन। और एक होता है वाह्यता विभाजन। ये दोनों पॉइंट बहुत ही जरूरी है, और इसमें बेटा कभी कभी कंफ्यूजन आती है कि पॉइंट दिया नहीं होता है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है कि कहाँ हमें वाह्यता विभाजन यूज करना है, कहाँ पे अंतः विभाजन यूज करना है, तो बच्चे इसी में कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेखाएं जो बिंदु दी गई है वो अंतः विभाजित हैं, तो आप अंतः विभाजन का सूत्र लगाइए। अगर वो कह रहा है कि वाह्य विभाजन में है तो आप वाह्य विभाजन का सूत्र यूज कीजिए, और अगर कुछ नहीं कह रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप सिंपली अंतः विभाजन को लेकर के सॉल्व कर दीजिए, आंसर सही रहेगा 100%, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। ठीक है, यदि क्वेश्चन अलर्ट दे रहा है तो आप क्वेश्चन के हिसाब से कीजिए, अन्यथा की स्थिति में जिस प्रकार से हम बता रहे हैं बस वही रूल फॉलो करते चले जाइए।
देखिए बेटा, अंतः विभाजन के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं। इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। m2x1 प्लस m1x2 अपान m1 प्लस m2 और m2y1 प्लस m1y2 अपान m1 प्लस m2। ये आपका सूत्र है अंतः विभाजन का। ठीक है, ये सूत्र होता है अंतः विभाजन का। और अंतः विभाजन के लिए यदि आपसे कहीं क्वेश्चन में कोई बात की जा रही है, अंतः विभाजन में कुछ सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, तो एकदम आप निश्चिंत होकर के इस फार्मूले का प्रयोग कीजिए। और अभी इसी फार्मूले पर हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, आपको ये चीज एकदम से क्लियर हो जाएगी किस तरीके से इस पर मान रख करके इसे सॉल्व किया जाता है। अभी के लिए सूत्र जो बताया जा रहा है इसको आप लोग लिखते रहिएगा। चलिए, अगला है आपका वाह्यता विभाजन के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो पॉइंट यहाँ प्लस में है वही इसमें माइनस में हो जाता है, बाकी सेम वैल्यू वही लिखी जाती है। m2x1 माइनस m1x2 अपान m1 प्लस m1 माइनस m2, ये हुआ। और इसी कंडीशन में इसको ले लेते हैं m2y1 माइनस m1y2 अपान m1 माइनस m2। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि अंतः विभाजन और वाह्यता विभाजन दो पार्ट में है, तो इसमें केवल x का पद क्यों लगाया गया, क्यों इसमें केवल y का पद ही क्यों लगाया गया है, क्यों नहीं दोनों एक में ही बना दिए गए। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो आपको निर्देशांक दिए जाते हैं वो x, y रूप में दिए जाते हैं। इसीलिए जो अंतः विभाजन होगा वो भी x का पक्ष अलग होगा और y का पक्ष अलग होगा। इसी प्रकार से वाह्यता विभाजन के लिए भी x का पक्ष अलग दिखाएंगे, y का पक्ष अलग दिखाएंगे। हाँ, बस ध्यान इतना रखना है कि इसमें यानी अंतः विभाजन में आपको टोटल मान जो भी रखना है वो प्लस में रखना होगा, और वाह्यता विभाजन में जो वैल्यू रखना है वो टोटल माइनस में यूज करना होगा। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि यदि क्वेश्चन में कहीं नहीं आता है कि किस विभाजन से इसे सॉल्व किया जाएगा, तो सिंपली आप प्लस वाला फार्मूला यानी कि अंतः विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे और आराम से इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। चलिए, एक उदाहरण के द्वारा आपको कुछ सॉल्व करके दिखाते हैं। इसी भी कंडीशन में लेते हुए यहाँ ध्यान देना है कि यदि दो बिंदु हमें दिए हैं x1 y1 x2 y2 दिए हैं और कह रहा है इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए भी कुछ स्पेशली फार्मूला आपको हम बता रहे हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है, मध्य बिंदु इसके लिए होता है x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 होता है। इस प्रकार से बेटा जो निर्देशांक दिए रहेंगे यदि उनकी वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं तो उन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है आपका त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिए, अगर हम त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कर रहे हैं, त्रिभुज का केंद्र, तो आप लोग जानते हो बेटा त्रिभुज में 3 शीर्ष मिलते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष मिलते हैं। मान लीजिए पहला A है, दूसरा B है और तीसरा C है। तो इसके केंद्र को पता लगाने के लिए हमें यहाँ 3 निर्देशांक लगाने होंगे, x1 y1 और x2 y2 और फिर हो जाएगा x3 y3। अगर यहाँ पे 3 निर्देशांक आया हुआ है तो निश्चित है केंद्र ज्ञात करने के लिए हमें तीनों सिस्टम का प्रयोग करना होगा। तो यहां इसका फार्मूला बनता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये आपका त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फार्मूला है। सिंपल होता है। त्रिभुज का केंद्रक मीन्स क्या, यही बिंदु ना, यही बिंदु तो होता है केंद्रक। तो उसका केंद्र ज्ञात करने के लिए हमें इन भुजाओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। मध्य बिंदु जहां कटान बिंदु बनता है वही केंद्रक बनता है।
तो इसलिए हमें इसी फार्मूले का प्रयोग करना होगा और हमारा त्रिभुज का केंद्र का आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 8, 9, -7, 4 और अनुपात दिया हुआ है 2:3 का। बोल रहा है अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया। इसको देखिए किस प्रकार से, कितने आसान तरीके से आपको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहना, जिससे हर एक पॉइंट आपके दिमाग में फीड हो जाए अच्छी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे अंतः विभाजन का सूत्र लिखते हैं। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन के लिए अभी अभी आपको फार्मूला बताया गया है m2x1 प्लस m1x2 अपान m1 प्लस m2, और अगला है m2y1 प्लस m1y2 अपान m1 प्लस m2। इसी फार्मूले का प्रयोग करके आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये पॉइंट है आपका x1, ये दिया हुआ है 8 और y1 दिया हुआ है 9। यहाँ पर x2 बराबर दिया है -7 और y2 बराबर दिया है 4। m1 की वैल्यू है बेटा 2 और m2 की वैल्यू है 3। यही इतना पॉइंट आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, सूत्र आपके सामने लिखा है, ध्यान से देखते रहिएगा किस प्रकार से सूत्र सॉल्व करते हैं। m1 के स्थान पर लिख देंगे हम 3 गुणे x1 के स्थान पर लिखेंगे 8 प्लस m1 की वैल्यू है 2 गुणे x2 की वैल्यू है -7 अपान 2 प्लस 3, यानी यही दोनों जोड़ लिए जाएंगे। फिर कामा यहाँ पे m2 तो 3 गुणे y1 की वैल्यू है यहाँ से 9 प्लस m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 4 अपान 2 प्लस 3 हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में मान रख दिया गया यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 3 का गुणा करा दीजिए, 8 3 24 होता है, और माइनस प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, 7 2 14 होता है अपान 3 + 2 5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी गुना कराते हैं, 9 3 27, 4 2 8 और यहाँ पे भी 5 हो गया। फिर थोड़ा सा इसे सॉल्व कीजिए, 24 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 1 अपान 5, और इसको दोनों को जोड़ लेना है आपको। तो 8 7 15 2 1 3 बटे 5, और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 5 2 10 2 हुआ, 5 7 35 7 हो गया। यानी आपका अंतः विभाजन बिंदु आ गया है 2,7। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से अगर आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित है आप निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 हमेशा के लिए रट उठेगा माइंड में। केवल लास्ट तक देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3, -7 और 7, -5 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है, और मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए अभी अभी हमने फार्मूला आपको बताया है, वही फार्मूला केवल आप यूज कीजिए और यहाँ से वैल्यू उठा करके उसी फार्मूले पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मध्य बिंदु का फार्मूला है आपका मध्य बिंदु। इसके लिए सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। यही फार्मूला है। यहां से x1 की वैल्यू देखिए 3 प्लस x2 की वैल्यू है 7/2, और फिर y1 है -7 और y2 की वैल्यू है -5/2। 7 और 3 को जोड़ लीजिए, 10/2, और ये हो जाएगा -12/2। इसको काटने पे आपका 5 और इसको काटने पे -6। ये आपका दोनों का मध्य बिंदु हो गया। बहुत ही सिंपल होता है बेटा,
बस केवल सूत्र आपको पता हो, सूत्र पता हो तो आप क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में गलत नहीं कर सकते हैं। इतना सरल विषय लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5,7 4,5 को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है, तो वाह्यता विभाजन के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला जब सूत्र हम आपको बता रहे थे तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि इसमें कंडीशन दो होती है, एक वाह्यता विभाजन का होता है, एक अंतः विभाजन का होता है। तो मैंने आपको अंतः विभाजन का क्वेश्चन तो बता दिया था, ये आपका वाह्यता विभाजन का क्वेश्चन है। इसको भी देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए किस प्रकार से ये दोनों सॉल्व होते हैं। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले बेटा वाह्यता विभाजन का सूत्र लिख लीजिए। वाह्यता विभाजन, इसके लिए क्या होता है सूत्र, m2x1 माइनस m1x2 अपान m1 प्लस m2 और m2y1 माइनस m1y2 अपान m1 प्लस m2, यही फार्मूला है। ठीक, इसके बाद यहां से देखते हैं x1 बराबर आपका 5, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर 5 और m1 बराबर दिया है 2, m2 बराबर दिया है 3। यही इतना पॉइंट आपको दिया गया है। जिस प्रकार से हमने इसके पहले वाले यानी अंतः विभाजन वाले क्वेश्चन में मान रख करके सॉल्व किया था, वही तरीके से सेम इसको भी लगाना है। सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, वैल्यू भी लिखी हुई है। आगे ध्यान से देखिए इस वैल्यू को कैसे सूत्र में रखते हैं और उसका मान निकालते हैं। यहां पर आया है बेटा m2, तो m2 का मान हम लिख देते हैं 3। x1 की वैल्यू है, यहां पर देखिए m2 के स्थान पर हमने 3 और x1 के स्थान पर 5 रखा, फिर माइनस m1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू आई हुई है 4 अपान 2 माइनस 3। यहां पर देखते हैं m2 के स्थान पर फिर लिखते हैं 3 गुणे y1 के स्थान पर रख देते हैं 7 माइनस m1 के स्थान पर हो जाएगा 2, y2 की वैल्यू है 5 अपान 2 माइनस 3, यहां भी आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। 5 और 3 का गुना कराइए, 5 3 15 माइनस 4 और 2 का गुना कराते हैं तो 8 आता है और 3 में से 2 घटाते हैं तो -1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ 7 और 3 का गुना कराते हैं तो 7 3 21 माइनस 5 2 नहीं है 10 होता है और यहाँ पे -1 आएगा। फिर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे आगे। 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 7 अपान -1 कामा 21 में से 10 को घटाते हैं बेटा 11 बटे आ जाएगा -1। ध्यान से देखिएगा नीचे -1 लगा हुआ है, बटे 1 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो संख्याएं हमारी -7 और -11 आ जाएंगी। यही आपका हो जाएगा वाह्यता विभाजन बिंदु। वाह्यता विभाजन बिंदु, ये आपका अगला सॉल्यूशन है, यही आंसर हो जाएगा। एकदम सेम कंडीशन जिस प्रकार से आपको अंतः विभाजन बताया गया था, एकदम सेम कंडीशन में आपको वाह्यता विभाजन बताया गया है। दोनों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबके पास आसानी से पहुंचता रहे और सब लोग वीडियो का आनंद लेते रहें। अगला क्वेश्चन है आपका बिंदु 6,1 8,2 9,4 P,3। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। यदि आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बात पूरी समझ में आएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इसे आप ध्यान से नहीं समझे या वीडियो को लास्ट तक नहीं देखे तो हो सकता है क्वेश्चन आधा अधूरा भी छूट सकता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बात आई है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो पहले हम समांतर चतुर्भुज के कुछ खास नियम जान लेते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का ये नियम होता है बेटा, इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से दो भुजाओं को लेते हैं, मान लीजिए ए बी, और एक ले लेते हैं बी डी को। ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे जब हम, तो यहां से देख रहे हैं ये आपका बनेगा 6 + 9 अपान
2 और इनका बनेगा 1 + 4/2। और इनके लिए देखते हैं BD के लिए, तो यहाँ से बन जाएगा 8 + p/2 और इनके लिए बन जाएगा 2 + 3/2। कैसे क्या हुआ समझ में आई बात। मध्य बिंदु का सूत्र जो बताया गया है x1 + x2/2 y1 + y2/2 यहाँ लागू हुआ है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 यहाँ लागू हुआ है। चूंकि समांतर चतुर्भुज का ये नियम होता है कि इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, तो उसी नियम पर हम इसे फॉलो करते हैं। तो यहां से देखते हैं बेटा कि 6 + 9/2 1 + 4/। अगला स्टेप यहां से देखते हैं 8 + p/2 2 + 3/2। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 9 और 6 को जोड़ते हैं तो 9 6 हो जाएगा 15/2 और 4 1 5/2 यहाँ पे आ गया। और यहाँ से देखते हैं तो 8 + p/2 यहाँ पे प्राप्त हुआ है और यहाँ पे 5/2 प्राप्त हो जाएगा। तो जो बेटा वैल्यू जो दी गई है उससे तो हमसे मतलब है नहीं, हमको केवल क्या निकालना है, p का मान निकालना है। तो इसका x वाला पद लिख लेते हैं और इनका x वाला पद लिख लेते हैं 8 + p/2 और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 और 2 का गुना कराएंगे तो 30 हो जाएगा, 8 और 2 का गुना कराएंगे तो 16 प्लस 2 और p का गुना कराएंगे तो 2p हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं 16 को 30 के साइड में पक्षांतर कर देते हैं। 30 - 16 = 2p। घटाते हैं इसे तो हमारा बचता है 14। 2p = 14 आया तो p बराबर निकाल दीजिए 2 आ जाएगा। इसे काटने पे आपको प्राप्त हो रहा है 2 1 के 2 2 7 14। p बराबर आपका कितना आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये फाइनल सॉल्यूशन है, इसको भी आप लोग राइट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है शीर्ष 7, 5, 5, 7 -3, 3 है तो त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। इसी में बेटा आपको त्रिभुज का केंद्रक भी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था। इसका फार्मूला होता है, देख लीजिए, यही फार्मूला होता है त्रिभुज केंद्रक का। त्रिभुज का केंद्रक, इसके लिए सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3 और एक होता है y1 + y2 + y3/3। ये फार्मूला होता है। इसमें 3 पॉइंट आया हुआ है x1, x2 और x3। इसका मतलब जानते हो क्यों आया हुआ है, क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष पाए जाते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये जो पद दिए हैं ये x1 y1, ये x2 y2 और ये है आपके x3 y3। यही तीनों वैल्यू आपको क्रम से यहाँ पे लगाना होगा। लगाने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही त्रिभुज का केंद्रक होगा। तो ध्यान से देखिएगा इस वैल्यू को सूत्र पर किस हिसाब से रखा जा रहा है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा जिससे हर बात समझ में आ जाए। यहां पर देखिए x1, तो x1 की वैल्यू 7 प्लस x2 5 दिया हुआ है प्लस x3 की वैल्यू -3 है, अपान 3 हो गया। फिर y के लिए रखते हैं तो y1 की वैल्यू दी गई है 5 प्लस y2 की वैल्यू आई हुई है 7 प्लस y3 की वैल्यू है 3/3 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए 7 5 12 और प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा /3 और यहाँ पे आ जाएगा 7 5 12 3 15/3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। 12 में से 3 घटाइए 9/3 और ये आ गया 15/3। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो काट दीजिएगा, नहीं हो रहा तो यहीं पे छोड़ देना। ये देखते हैं 3 1 के 3 3 3 1 का 9 और 3 1 के 3 3 25 15 यानी 3
कामा 5, यही आपके त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक बन जाएगा। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। पॉइंट को फट से नोट कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदु 8,5 और -3,7 से खींचा गया रेखाखंड एक्स अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। यही अनुपात आपको पता लगाना है, एक्स अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, एक्स अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो हम जानते हैं एक्स अक्ष रेखा का समीकरण होता है y बराबर 0। क्या होता है, y बराबर 0 होता है। अब हमें जो वर्क करना है यहाँ पे केवल y का स्टैंडर्ड लेकर के करना है। m2y1 प्लस m1y2 अपान m1 प्लस m2, इसी पे मान निकालना है और इसको हम तुलना करेंगे बराबर 0 से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है एक्स अक्ष के लिए रेखा का समीकरण y बराबर 0 होता है। तो ये y पक्ष का आपका अनुपात लिया गया है और बराबर में 0 रखा गया है। एक खास बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो अनुपात ज्ञात करना वो अनुपात हमको पता नहीं है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं, माना अनुपात बराबर के अनुपात 1, ये आपका m1 हो जाएगा और ये हो जाएगा m2, ठीक। इसी वैल्यू को ला करके यहाँ रखिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ x1 बराबर दिया हुआ है 8, y1 बराबर दिया हुआ है 5, x2 बराबर दिया हुआ है -3 और y2 बराबर दिया हुआ है -7। तो ध्यान रहे, हमें x की वैल्यू को उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि हम जो सूत्र यहाँ लिखे हैं वो y का सूत्र आया हुआ है, ठीक है। तो x को यहाँ आपको छोड़ देना होगा। y1, y2 और m1, m2 यही वैल्यू उठा करके सूत्र पर स्थापित करते हैं। देखिए किस प्रकार से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। m2, तो m2 का मान वहां पे है 1 गुणे y1 की वैल्यू है 5 प्लस m1 की वैल्यू है k, y2 की वैल्यू है -7 अपान k प्लस 1। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, 5 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा 5 हो जाएगा और 7k का गुणा होगा तो -7k आएगा अपान k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 का बटे 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे, और इसका जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 - 7k इज इक्वल टू, ये पूरा ऑलरेडी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा कराने में पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो माइनस पॉइंट है इसको पक्षांतर करके बराबर के इस पक्ष में भेज लीजिए, जिससे प्लस हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका 5 बराबर 7k, तो k बराबर हो जाएगा 5/7। ये आपका k का अनुपात आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये k की वैल्यू निकली हुई है, हम माने हैं k अनुपात 1, तो हमारा अनुपात बनेगा k अनुपात 1। तो k के स्थान पे जो वैल्यू आई है उसको रख दीजिए, 5/7 अनुपात 1। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर, और इसको नोट कर लीजिए। अगर इस चैप्टर में आपको काफी इंटरेस्ट मिला होगा, वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, तो वीडियो को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। और हम निरंतर आप लोगों के साथ में लगे हैं बेटा, पूरे तन मन धन से आप लोग मेहनत करिए,